तो आगे जो हम उगा रहे हैं, जितना अच्छे तरीके से उगा रहे हैं, है ना, उस उगाए हुए अनाज के, उसके फल की, उसकी सब्जियों की बाजार में कोई कदर नहीं है ना। हमारे किशोर भाई ने, सालक राम ने, इनने मंडी में जा करके बेच लिया उस सामान को, है ना। इनका टमाटर भी उसी भाव बिकता है जितना रासायनिक वालों को, और बल्कि रासायनिक वालों से कम भी बिकता होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो बाजार में उसकी कोई कदर नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि जो एक अनजान व्यक्ति है, उसको हीरा भी दे दोगे ना तो कांच का टुकड़ा समझ करके फेंक देगा। तो जिसको उसकी कदर नहीं है उसको आप देने जाओगे तो उसका एक्चुअल मोल नहीं मिलेगा, है ना। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं मैं आपको कि एक बेटा अपने पिताजी के पास में गया और बोले, पिताजी मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है और मुझे और धंधे में सफलता हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए बताएं। तो उसके पिताजी एक कांच का टुकड़ा उसके बेटे को देते हैं और बोलते हैं, जा एक काम कर, इसको सब्जी मंडी में बेच के आ। तो बेटा जाता है, वहां सबको दिखाता है, कोई ने उसके 10 रुपए लगाए, कोई ने 50 रुपए लगाए, क्योंकि वो तो पहचान थोड़ी पा रहे थे कि ये हीरा है कि कांच का टुकड़ा है। वो आता है, गुरु पिताजी, और उनने बोल भी दिया था बेचना नहीं, केवल भाव करके आना कि भाई क्या तेरे को ज्यादा से ज्यादा भाव लगा। तो वो आया बड़ा खुश होकर कि पिताजी, है ना, कुछ लोगों ने तो 10 रुपए 20 रुपए लगाया, पर मैंने मेहनत करके ऐसा व्यक्ति तक पहुंचा कि उसने 100 रुपए इसके लगाए। बोले अच्छा ठीक है। फिर बोले अब एक काम कर, इस टुकड़े को कल दूसरे दिन, बोले अब एक काम कर, इस टुकड़े को किराने वाली दुकान वालों के यहाँ लेके जा और वहां बेच के आ। तो वहां देखा तो कोई किराने वाला समझदार भी होगा, तो उसने उसके 500 रुपए ने 1000 रुपए भी लगा दिए। वो खुश होकर आ गया, और पिताजी 1000 रुपए लगा दिए, मजा आ गया। बोले अच्छा अच्छा। बोले अब एक काम कर, आज इसको सराफा मार्केट में लेके जा। और सराफा मार्केट में जैसे वो लेके गया तो कुछ सुनारों ने तो उसको देखा, उस टुकड़े को देखा, फिर उसको देखा, फिर उसको देखा। बोले तेरे पास आया कहां से? बोला आप तो बताओ कितने में खरीदोगे? तो बोले 10 लाख रुपए। ठीक है, वो खुश होके आ गया। पिताजी एक ही सुनार को दिखाया और उसने 10 लाख रुपए लगाए। पिताजी ने बोला, बोले यही फर्क है कि आपने अपने प्रोडक्ट को दिखाया किसको, किस बाजार में बेचने गए, उससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। तो हमने इतना अच्छा प्राकृतिक फूड, पूरा 108 तत्वों से भरपूर पोषण युक्त फूड उगाया और उसको हम लेके गए कहां? उस सब्जी मंडी में, जहां पर रासायनिक की भरमार लगी पड़ी है, जहां पे टमाटर 2 रुपए किलो में इज्जत उछाली जा रही है, जहां पे बैंगन 1 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। वहां पर हमारे टमाटर की क्या कदर? कोई कदर नहीं है। तो वहां बेचने जाएंगे तो क्या होगा? वही दाम मिलेगा। ठीक है, उस टमाटर को इंदौर की सब्जी मंडी में बेचने जाएंगे तो थोड़ा सा दाम हो सकता है ऊपर मिल जाए। उस टमाटर को किसी आम आदमी के घर पे बेचने जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा और अच्छा दाम मिल जाए। लेकिन उस टमाटर को, उस भिंडी को, उस बैंगन को, उस सीताफल को, उस नींबू को अगर आप किसी हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति के पास में बेचने जाओगे तो एक्चुअल दाम आपको वो हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति देगा। क्यों? क्योंकि वो उसका एक्यूरेट वैल्यू जानता है, उसका महत्व जानता है, वही उसका एक्चुअल रेट आपको देगा। और वो एक्चुअल रेट चुन चुन करके ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके और बेचने का जो काम कर रहे हैं ना, वो हमारी एसएस अमृतत्व की टीम कर रही है। क्योंकि केवल अच्छा उगाने से काम नहीं चलेगा, उस अच्छे को अच्छा बता करके अच्छे व्यक्ति तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। राइट? अगर हम उसको नहीं पहुंचाएंगे अच्छे तक तो क्या उसकी एक्चुअल वैल्यू मिलेगी? अगर वो लड़का सराफे में नहीं जाता और सुनार के पास नहीं जाता तो क्या उसको उसके हीरे की सही वैल्यू मिलती? नहीं मिलती। तो हमारी फसलों को भी जब तक हम सही हाथों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक उसकी सही वैल्यू नहीं मिलने वाली। और यही कारण है कि हमारा 3000 रुपए किलो या 3100, क्या भाव बेच रहे सर घी? 3100 रुपए। 3100 रुपए किलो में भी घी लाइन लगा करके बिक रहा है। जब मैं आज से साल भर पहले, 2 साल पहले किशोर को इनको बोलता था ना कि 3000 रुपए में घी बिकेगा अपना, तो विश्वास होता था क्या भाई? क्योंकि ये बड़ी से बड़ी कंपनी का घी भी 800 रुपए किलो में खरीद के लाते थे, 600 रुपए 800 रुपए किलो में।
लेकिन बिकता है। और 3,000 तो छोड़ो दोस्त, अगर हमने अपनी क्वालिटी पे और इंप्रूवमेंट किया और उसके अंदर हमने जड़ी बूटियां डाल करके उसको बनाना चालू करा और हमने जनता की हेल्थ के बारे में सोचा और हमने अपने लोगों के बच्चों के बारे में सोचा, देश के बच्चों के बारे में सोचा और उसकी गुणों को और इनहेंस किया, तो वो घी 3,000 तो छोड़िए 5,000 में भी बिकेगा और 10,000 रुपए किलो में भी बिकेगा। हमें केवल अपना ही लालच नहीं देखना है, हाँ हमको हमारी मेहनत का पैसा लेना है, ठीक है, लेकिन हमें लालच भी नहीं करना है। हमें इस भावना से उगाना है, इस भावना से उस सामान को तैयार करना है कि हम एक एक बच्चे को पोषण देने का काम कर रहे हैं। कभी मिलावट करने की दिमाग में आए ना, तो अपने आप को एक जोरदार थप्पड़ लगा लेना कि हमको अपने गोल से भटकना नहीं है। हमें उस साफ नीयत के साथ में उस अनाज को पैदा करना है, हमें कभी भी उसके साथ में खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि जो व्यक्ति 3,800 रुपए किलो का घी छोड़ करके 3,000 रुपए किलो में हमसे घी खरीद रहा है, वो व्यक्ति अपना भरोसा हमको दे रहा है और हमको उसके भरोसे के साथ में 1% भी खिलवाड़ नहीं करना है। करना चाहिए क्या? क्या है मानवता के अकॉर्डिंग है? नहीं है, मानवता के खिलाफ है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इस 3,000 रुपए किलो के घी को और कैसे अच्छे से इंप्रूव हो सके, इसके गुण और कैसे अच्छे से बढ़ सके, उसके लिए हमारी मैडम हमारे साथ बैठी हुई है, एकेपी की। हमारे सोनू चोयल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये लोग उसकी वैल्यू को और इनहेंस करेंगे, ये उसकी गुणवत्ता को और निखारेंगे, ये सीखेंगे कि कैसे उस घी के अंदर और अच्छी क्वालिटी कैसे आ सकती है कि हमारे देश के बच्चों को और अच्छे से पोषण मिल सके और अच्छी क्वालिटी का भोजन मिल सके। तो ये लोग अब उसके ऊपर भी काम करेंगे और उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाएंगे। पे करने के लिए लोग बैठे हैं। आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि 1 लाख रुपए किलो भी घी बिक रहा है और 2 लाख रुपए किलो भी घी बिक रहा है, और मैंने तो 2.5 लाख रुपए किलो घी भी बिकता हुआ देखा है। देखा मैडम, अपन जयपुर गए तो वहां पे बिक रहा था 2.5 लाख रुपए किलो। अरे कहां बाजार में 500 और 600 रुपए किलो बिकता है। वही घी गुणवत्ता के साथ में उसके गुणों को इनहेंस कर दिया गया और वो 2.5 लाख रुपए किलो बिक रहा है, और वो भी धड़ल्ले से बिक रहा है, लाइन लगा करके बिक रहा है। लोग नंबर में लगे हुए हैं कि अब अगला बने तो मेरे को दे देना भाई। वो सब भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो जिन लोगों ने पैसा कमा लिया ना, जो लोग बड़े हो गए ना, मैं उन लोगों के साथ में उठता बैठता हूं, है ना, उनके साथ में हमारा सर्कल है, मैं उन लोगों की भावना समझ रहा हूं। दे आर स्ट्रगलिंग, मतलब वो तड़प रहे हैं कि कहीं से उनको अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, जहर मुक्त भोजन मिल जाए, पोषण युक्त भोजन मिल जाए, लेकिन लोग उनके साथ में चीट करे जा रहे हैं। ऑर्गेनिक बोल करके रासायनिक पकड़ा देते हैं, ऑर्गेनिक बोल करके कुछ तो भी बेच देते हैं। सब धोखेबाजी चल रही है। हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना है। हम भूखे रहेंगे, रह लेंगे चलेगा, हम घाटे में रह लेंगे चलेगा, मंजूर है मुझे, लेकिन हमें किसी के साथ दगा नहीं करना है। किसी व्यक्ति ने अगर हमारे ऊपर भरोसा किया है तो हमें उसके भरोसे का पूरा पूरा फायदा उसको पहुंचाना है, ना कि हमको फायदा उठाना है। राइट? तो हमको पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ में, बस ये सोच करके कि हम पूरे हिंदुस्तान के पेट भरने वाले हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के बच्चों की पोषण की जवाबदारी हमारे कंधों पर है, उस सोच के साथ में आप बस अच्छी नीयत से अच्छी पैदावार लिए जाओ, और वो अच्छी पैदावार एकेपी के हवाले कर दो। आगे एकेपी की जवाबदारी कि उसमें और कैसे उसको क्वालिटी के साथ में, कैसे उसको हाइजीन मेंटेन करते हुए, कैसे उसको सही तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से प्रोसेस करके, और कैसे उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करके वो अमृत को दे देगी। और अमृत ऐसे चुन के हीरे लाएगा जिनको उसकी कदर होगी, और उन हाथों में अमृत की टीम पहुंचा देगी। बस इतना सा काम करना। अब अमृत के बिना एकेपी अधूरी है, एकेपी के बिना हम अधूरे हैं। राइट? अब इसको उल्टा देखो, हमारे बिना एकेपी अधूरी है और एकेपी के बिना अमृत अधूरा है। राइट? तो सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कोई एक कड़ी भी टूटेगी तो ये चेन टूट जाएगी। इस कड़ी को, इस चेन को बनाने के पीछे मेरा केवल एक ही मकसद था, जो मुझे पूरा होता दिख रहा है,
कि कल से लखन यादव रहे इस दुनिया में या ना रहे, ये सोच जीवित रहना चाहिए। और मैं हर 3 महीने के अंदर गला फाड़ फाड़ के आप लोगों के बीच में खड़ा होकर के और इस सोच को आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा पूरा काम करूंगा। और तब तक करते रहूंगा, तब तक करते रहूंगा, तब तक करते रहूंगा, जब तक हजारों लखन यादव यहां पे खड़े ना हो जाए। तो मेरे साथ जुड़ करके लखन यादव बनने के लिए तैयार हैं? मेरे साथ जुड़ करके एसएस ग्रुप बनने के लिए तैयार हैं? यही हमारे एसएस ग्रुप का उद्देश्य है, यही हमारे एसएस ग्रुप का मिशन है। और इस मिशन को केवल विशाल खंडेलवाल जी या लखन यादव पूरा नहीं कर सकते हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए आप सब लोगों की जरूरत लगने वाली है। और आज तो यहाँ 50 लोग बैठे हैं, भविष्य में देखना 500 लोग भी बैठेंगे और 5000 लोग भी हमारी टीम के अंदर होंगे। और उस वक्त ये 50 लोग जो है ना, ये सब सीनियर कहलाएंगे। तो आप लोग जो है वो नींव के पिलर है। जो एक मंजिल बिल्डिंग बनती है ना 10 माले की, 20 माले की, है ना, वो काय पे टिकी रहती है? जो नींव पर जो कॉलम खड़े रहते हैं ना, उस पर टिकी रहती है ना। तो आप लोग जो है ना वो 50 पिलर है। आप अपने आप को कमजोर मत समझो। बहुत बड़ी जवाबदारी भगवान ने आपको दी है और बहुत बड़ा बनने के लिए भगवान ने आपको यहाँ पर भेजा है, छोटा मोटा बनने के लिए नहीं भेजा है। ये मत देखो कि आज मेरी तनख्वाह क्या है, मैं चौकीदार हूं कि मैं सुपरवाइजर हूं कि मैं ड्राइवर हूं कि मैं सीनियर सुपरवाइजर हूं। ये सब केवल हमने पोस्ट दी हुई है, केवल नाम के लिए। जैसे हमारा नाम है ना, किसी का नाम सीताराम है, किसी का नाम किशोर है, किसी का नाम राहुल है ना, ये सब पोस्ट है। लेकिन हम सब लोगों का मकसद एक ही है, जो उस परमपिता परमात्मा ने हमको दिया है। तो उस मकसद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमको दिल जान से भिड़ करके और काम करना है, अपना समझ करके काम करना है। ये कहीं ना कहीं मुझे पहले भी कमी नजर आती थी, अभी भी कुछ हद तक कमी नजर आती है। बहुत कुछ आप लोगों ने इंप्रूव कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक नजर आती है कि किसी के खेत पे जाता हूं ना, तो वहां वो फील नहीं आता कि ये व्यक्ति अपना समझ करके काम कर रहा है। वो फील चाहिए मुझे। और वो फील तभी आएगा जब आपकी फसलें बोलेगी, आपकी चीजें बोलेगी कि जो पाइप जहां पड़ा है वहां पड़ा है, जो साधन जहां पड़ा है वहीं पड़ा है, खराब हो रहा है तो हो रहा है, अरे अपनों कहीं जा रही हो, कंपनी को बिगड़ रही हो। ये भावना को हमको चेंज करना पड़ेगा। और ये भावना को आप ही चेंज कर सकते हो दोस्त, कोई दूसरा आके नहीं चेंज कर सकता। हर पौधा हमारी जवाबदारी है, हर फसल हमारी जवाबदारी है, हर फसल में लगने वाला इक्विपमेंट मतलब जो साधन है वो हमारी जवाबदारी है, वो हमारा साधन है। आप ये मान करके काम करो कि ये मेरा ट्रैक्टर है, ये मेरी बैलगाड़ी है। जैसे हमारे काका करते हैं, इनका मन होता तो ये किसी को बैल देते जोतने के लिए, इनका मन नहीं हो तो नहीं देते, हमारा बैल है। ये फील आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि झगड़ा करो, आप किसी को मत दो अपनी चीजें, है ना, लेकिन वो फील आना चाहिए कि ये मेरा है, इसको मुझे संभाल करके रखना है। अरे सब चीज में पैसा लग रहा है। आज एक इतना बड़ा पाइप का गुल्ला भी लेने जाता तो क्या फ्री में देता दुकानदार? नहीं देता। तो उसकी कीमत है, उसकी कीमत को जानो। मैं देखता हूं कई सारी जगह पे कुछ कल्टीवेटर पड़ा है तो पड़ा है, लोग उसमें से नट बोल्ट खोल के ले जा रहे हैं तो ले जा रहे हैं। कहीं पे किसी में गिरीस की कमी है तो गिरीस की कमी है, कहीं पे ऑयल की कमी है तो कमी है, चीजें बिगड़ रही तो बिगड़ रही है। अरे भाई, जिसके हवाले थी वो अगर ध्यान नहीं रख रहा है तो आप ध्यान रख लो, या उसको ज्ञान दे दो कि भाई तेरी चीज को संभाल यार। ये तो दे सकते हैं फ्री में। तो हम सब लोग मिलकर के जब करेंगे ना तो क्या होगा, हमारी लागत जो है वो घटती चली जाएगी। अभी मैं देख रहा हूं कि क्योंकि मैं तो वहां पे सब पता चल जाता है कि पाइप में कितना खर्चा हो रहा है, बिजली के तार में कितना खर्चा हो रहा है, मोटर में कितना खर्चा हो रहा है, स्टार्टर में कितना खर्चा हो रहा है। मेरे पास तो सबका रिकॉर्ड है वहां पर, है कि नहीं? हमारे कहाँ है गौरव भाई, है सब डाटा लेते हैं ना हम आप लोगों से, तो मेरे पास सब पता है किसके खेत पे क्या चीज बेकार हो रही है। मेरे को यहाँ देखने आने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो फिजूल खर्ची हो रही है। उस फिजूल खर्ची को रोकना पड़ेगा, और वो तभी रोक सकते हैं जब हम उसको अपना मानेंगे, उस असेट को, उस संपत्ति को अपना मानेंगे, उस पैसे को अपना मानेंगे कि मेरा पैसा का नुकसान हो रहा है। ये जिस दिन हमारे अंदर भावना आ जाएगी, वो चीज ऑटोमेटिक सही होना चालू हो जाएगी। पहले हमारे
मैंने बचपन के टाइम की बात बता रहा हूँ, जूते खरीद के लाते तो प्लास्टिक वाले जूते आते थे, है ना, रबर के या प्लास्टिक के, बहुत सस्ते आते थे, 15-20 रुपए में तो जूता आ जाता था। ठीक है, वो जूता जब फट जाता था ना, तो जो शटल होती है अपनी पानी देने की, उसका एक टुकड़ा काटते थे, फिर उसको गर्म तवे से उसके ऊपर चिपकाते थे, है ना, फिर बोलते थे देख मारो जूतो नहीं होगी बिल्कुल। तो वो जीवन भी हमने जिया है, इसलिए पता है रुपए की वैल्यू पता है। आज भले से करोड़ों अरबों रुपए वो आ गया हो भगवान की दया से, है ना, लेकिन उस 1 रुपए की अहमियत आज भी हमको पता है। तो ये 1 रुपए की अहमियत जिस दिन आप सब लोगों को पता चल गई, उस दिन हमारी लागत का ग्राफ अपने आप नीचे आते जाएगा और उत्पादन तो बढ़ ही रहा है। तो हमारी कंपनी फिर प्रॉफिट में आएगी कि लॉस में आएगी? प्रॉफिट में आएगी। आज हम उत्पादन कितना भी बढ़ा लें, लेकिन ये छोटे छोटे जो छेद है ना, जो जहाज को पानी भर रहे हैं जहाज के अंदर, ये छेद बंद नहीं किए तो जहाज कभी भी डूब जाएगा। और इस जहाज में हम सब बैठे सवार हैं। अगर जहाज डूबा तो क्या हम बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो इस जहाज को डूबने से तभी बचाया जा सकता है जब इनमें छोटे छोटे छेदों में एमसील लगा दें, वरना 150 छेद से जहाज में पानी आ रहा, नाव में पानी आ रहा है, और हम एक बाल्टी से उठा कर वापस से दरिया में डाल रहे हैं, वापस आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जहां से आ रहा है उसको बंद करना पड़ेगा, करेक्ट? तो उसको बंद कर दो, वो सारे छेद उनको भर दो, और भरने का काम आप लोग ही कर सकते हैं। मैं एक दिन डांट करके करवाऊंगा तो एक दिन कर दोगे, लेकिन अगर आपको समझा दिया तो आप जीवन भर करोगे। और मैं समझाने में बिलीव करता हूं, डांटने में बिलीव नहीं करता। तो उन छोटे छोटे छेदों को भरना चालू कर दो। अगर आपको अपनी नाव में छेद नहीं दिख रहा ना, तो जो अनुभवी है, पड़ोसी है, अपना सीनियर है, उससे पूछ लो कि भैया बताई दो तो जरा हमारी नाव में कहां कहां पे छेद है ना, पूछ लो। हमारे बुजुर्ग काका, उनसे पूछ लो, ये बता देंगे बेटा थारी ये चीज बहुत खराब हुई रही है, ये को ध्यान रख ले। और फिर जब ये बताए तो उस छेद को बंद करने के लिए प्रयास करना चालू कर दो। करेंगे? हाँ, तो फिर देखो ये जहाज कैसा आपको आगे किनारे तक लेके जाता है, वरना मझधार में ले जाके डुबा देगा, है ना। और आप डुबाओगे जहाज को, जहाज आपको डुबाएगा, और हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे 15 जहाज और चल रहे हैं, एक जहाज डूब जाएगा, 14 से हमको आता रहेगा, नहीं डूबेगा। चलो बहुत बढ़िया, तो काका के लिए जोरदार ताली बजा दो। तो बस मित्र, यही मुझे कहना था आप लोगों से, और यही कहने के लिए मैं आया था। हाँ, अब सबके पेट में चूहे दौड़ने लग गए होंगे, है ना, खास तौर से मेरे पेट में, क्योंकि 1 घंटा हो गया मेरे को बोलते बोलते, लगभग। क्या ज्यादा हो गया है? 2 घंटे हो गए? अरे फिर तो जरूर दौड़ रहे होंगे। तो अब अपन खत्म करते हैं, है ना। अगली जवाबदारी अपन ने आयुष भैया को दे दी है। अब देखते हैं गुलाब जामुन खिलाते हैं कि नुक्ती खिलाते हैं, है ना, कि रसमलाई खिलाते हैं, है ना, कि छोले भटूरे खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं अब इनके ऊपर है, ये मैडम के ऊपर है। अगली मीटिंग अपन इंदौर में करेंगे, वहां पे मिलेंगे। ठीक है, जय श्री राम।